नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में आज निर्वाचन आयोग पढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे हम। इससे पहले वाले क्लास में हमने केक पढ़ा था, महालेखा और नियंत्रक परीक्षक। महालेखा नियंत्रक परीक्षक हमने केक को पिछले वाले क्लास में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को लगातार साथ ही साथ कंसेप्ट याद कर रहे होंगे। तो इस क्लास में अब हम निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन पढ़ते हैं। स्प्रिंग बोर्ड को हम क्रेडिट देते हैं, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से पढ़ा रहे हैं तो क्रेडिट बनता है उनका, हम क्रेडिट उनको थैंक यू बोल देते हैं। निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन। देश में चुनाव कराने हो तो आपको एक बॉडी चाहिए, एक ऐसी संस्था चाहिए जो निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवा सके। हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए, एक ऐसा आयोग चाहिए जो निष्पक्ष चुनाव संपन्न करा सके। उसके लिए हमने निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करी है। भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब क्या? इसका संविधान में उल्लेख है कि एक भी संवैधानिक निकाय था और निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक निकाय है, कोई दो राय नहीं है इस बात में। वो सभी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत हुआ हो, वो सब के सब क्या है? संवैधानिक निकाय। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? 324 से 329 तक याद रखेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग के लिए कौन से अनुच्छेद है? 324 से 329। और भाग कौन सा है? भाग याद रखेंगे 15। भाग 15 याद रखेंगे। भाग 15 में निर्वाचन आयोग। स्थापना किस दिन हुई? 25 जनवरी 1950। कोई डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर लिख लीजिए कॉपी में, अपने आप रह जाएगी। 25 जनवरी 1950। ठीक है। स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, मतलब अपने आप में आज़ाद है, अपने आप में स्वतंत्र है। इस पर किसी का जोर नहीं चलता, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि चुनाव कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है चुनाव कराना, ये एक जिम्मेदारी का काम है। ठीक है, तो जिम्मेदारी का काम है तो इसमें इनको आज़ादी देनी पड़ेगी, इनको कुछ ना कुछ हमें स्वतंत्रता और ऐसी कुछ पावर्स देनी पड़ेगी जिससे ये काम अपने मन से, अपने हिसाब से कर सके। अखिल भारतीय निकाय है, नेशनल लेवल पर है। संवैधानिक आयोग है। क्लियर? ये इसकी प्रकृति के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा। संरचना कैसी है, मतलब इसमें कौन कौन होगा, कितने मेंबर होंगे, उनका क्या क्या कैसे नियुक्ति होगी, वो सारी बातें संरचना पढ़ेंगे। पहले एक सदस्य आयोग होता था। पहले जब इसको हमने बनाया मूल रूप से संविधान में, तो पुराने समय में चुनाव आयोग में एक ही मेंबर होता था, मतलब वही इसका अध्यक्ष होता था। लेकिन बाद में 1993 से इसका बहुसदस्य बनाया गया, मतलब फिर इसमें और मेंबर भी जोड़ी। अब वर्तमान में चुनाव आयोग की संरचना कैसी है? 1+2 याद रखेंगे। 1+2। एक इसका अध्यक्ष होगा जिसको हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहेंगे, और बाकी दोनों को हम चुनाव आयुक्त कहेंगे। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक दो अन्य जिनको सिर्फ आयुक्त कहेंगे। तो 1+2 की अभी संरचना याद रखनी है चुनाव आयोग के संबंध में। अनुच्छेद 324 याद रखिए, भाग 15 याद रखिए। संरचना कैसी है? एक तो अध्यक्ष होता है, दो बाकी सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपको याद करना है। अभी वर्तमान में हमारे चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन है, चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो आपको इसका नाम याद करना है, सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब बाकी दो लोग और बच गए ना, जो केवल आयुक्त है, जिनको सिर्फ चुनाव आयुक्त कहेंगे। उनमें एक तो है राजीव कुमार। कौन है? एक तो है राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे लिख लीजिए, करंट में पूछ सकता है। ठीक है, सुशील चंद्रा को हाल ही में बनाया इन्होंने। तो ये तीन लोगों के नाम आप याद रखोगे। सुशील चंद्रा हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। दो अन्य में आपको राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे याद रखने हैं। ये हमारे निर्वाचन आयोग की संरचना में है। नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है,
एक समिति होती है, उस समिति के द्वारा राष्ट्रपति को एक सिफारिश की जाती है और वो फिर इसका चुनाव करते हैं। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष 65 वर्ष मत करना, 6 वर्ष 65 वर्ष है। जब आपने केक देखा ना, पहले वाली क्लास हमने केक के लिए देखी थी, केक में भी आपने देखा कि 6 वर्ष और 65 वर्ष का कार्यकाल था। यहाँ पर भी आपको 6 वर्ष 65 वर्ष। ये 6 वर्ष 65 वर्ष क्या होता है? 6 वर्ष तो उसका टाइम है, मतलब कितने साल नौकरी करेगा इधर, कितने साल पद पर रहेंगे 6 वर्ष, या उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले होगा ना वो माना जाएगा। जैसे मान लो आज उनकी उम्र 62 साल है, फॉर एग्जाम्पल आज किसी की उम्र 62 साल है, उसे चुनाव आयोग में दोनों में ही, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए चाहे केवल आयुक्त बनाए, और उसकी आयु आज 62 साल है, तो उस पद पर 3 साल ही रहेगा, 6 साल नहीं रह सकेगा। क्लियर? या आज किसी की आयु मान लो 55 साल है और उसे निर्वाचन आयोग में आपने बना दिया, तो वो 6 साल रहेगा, मतलब वो 61 साल की आयु में फिर उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप याद रखिए कि ये वाला कई लोगों को समझ नहीं आता, ये वाला ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो वो इसलिए आपको मैंने बताया। त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र अपना इस्तीफा भी अगर बीच में देना चाहे, छोड़ना चाहे, किसी बात को लेकर के नहीं बने, तब भी आप किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अभी निर्णय कैसे लेते हैं आगे देखेंगे, कार्यों में आएंगे, तो अभी हम चलते हैं संरचना पर। वेतन कैसे होंगे? आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। वेतन मत याद करिएगा, है ना, कोई पैसे की बात नहीं होती, पद की बात होती है, फिर भी देख लो, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनका वेतन होता है। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है साहब? अगर आपको लगे कि निर्वाचन आयोग आपके देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आप कैसे हटाएंगे? वही उच्चतम न्यायालय के जज के समान है। मतलब केग को, और अभी तक आपने पढ़ा चुनाव आयोग, इनको हटाने की प्रक्रिया आपको जजों की प्रक्रिया के समान ही रखनी है। सीएजी को हटाना हो या भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, या फिर दोनों आयुक्तों को हटाना हो, तब आप किस प्रक्रिया का काम में लेंगे? जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए काम में ले रहे थे, वही प्रक्रिया यहाँ पर काम में लेंगे, फाइनली राष्ट्रपति के साइन होने। ठीक है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रताएं। चुनाव आयोग को हमने क्या क्या स्वतंत्रताएं दी है? कार्यकाल की निश्चितता है, मतलब इतनी आसानी से इनको हटाया जाना संभव नहीं है, महाभियोग द्वारा ही हटे जाएंगे जजों की तरह। जजों को हटना इतना आसान काम थोड़ी होता है। पहले 50 मेंबर के 100 मेंबर के साइन कराओ, संसद में पेश करो, स्पीकर उसको माने कि नहीं माने उसकी मर्जी, फिर एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी जांच करेगी, वो कमेटी अगर खारिज कर दिया तो गेम खत्म है, वो कमेटी अगर स्वीकार कर दे उसके बाद भी दोनों सदनों से विशेष बहुमत। एक लंबी प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं होता भारत में किसी जज को, राष्ट्रपति को, जज को और इनको केक को और चुनाव आयोग के आयुक्त को हटाना। तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया, आसान नहीं है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। भाई आदमी कब घबराता है? जब उसकी नौकरी खतरे में होती है, जब उसकी जो जीविका होती है ना, वो जब उसकी खतरे में होती है ना, तब आदमी किसी के दबाव में काम करता है। आप जहाँ कहीं काम करो, आपका जो मालिक है काम करने वाला, वही कहेगी ऐसा कर वरना मैं तुमको तनख्वाह नहीं दूंगा, तो आप उसके, सीधी सी बात है, उसका कहना मानोगे। तो यहाँ इनके पास ऐसा कोई डर नहीं है। जिस समय व्यक्ति को अपने जीवन की, अपनी जीविका की स्थायित्व मिल जाता है, वो फिर फ्री होकर काम करता है, निष्पक्ष होकर काम करता है। तो यहाँ इनके कार्यकाल की क्या है? निश्चिंता है। क्यों? क्योंकि इनको हटाने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता, मतलब जब से इनकी नियुक्ति होती है बाद में इनके वेतन वगैरह में कटौती वगैरह नहीं होती, तो ये ध्यान रख लेना। संवैधानिक पद है, तो संविधान ने इनको बहुत बड़ी इज्जत दी है, सम्मान दिया है। संवैधानिक पद है, इनके पास पावर है, किसी और की इनके ऊपर नहीं चलती, अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है। ये प्रधानमंत्री की बात माने ऐसा ज़रूरी नहीं है, नियुक्ति करने तक ही राष्ट्रपति वगैरह इनको नियुक्त करते हैं। नियुक्ति जैसे ही हो गई, ये किसी की नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से, नियमों से, संविधान से चलने वाले लोग होंगे। तो ये 3 इनकी स्वतंत्रता दी गई। ठीक है। दोष क्या है भाई? कुछ ऐसे लोग आलोचनाएं करते हैं कि भारत के चुनाव आयोग में ये कमियां हैं। तो पहली कमी तो ये कहीं लिखी हुई नहीं है, ये लोग टिप्पणियां करते हैं। योग्यता का कहीं उल्लेख नहीं है, मतलब कोई आईएएस अधिकारी होगा या फिर कोई प्रोफेसर होगा, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम इतनी उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसी कोई योग्यता इसके बारे में नहीं लिखी हुई। अगर आपसे कोई कहे कि चुनाव आयोग के आयुक्त बनने की निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं हैं, तो निम्न में से कोई नहीं उसका आंसर होगा।
चुनाव आयोग के आयुक्त बनने की कोई योग्यताएं नहीं है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। हाँ, वरिष्ठ आदमी होता है, समझदार होता है, ऐसे किसी को थोड़ी कर देंगे, लेकिन उल्लेख नहीं है। तो ये लूप होल है, एक होनी चाहिए जी। इतने बड़े आपने संवैधानिक पद की योग्यताएं जरूर आपको, जब आपने राष्ट्रपति की योग्यताएं लिखी है, आपने राज्यपाल की योग्यताएं लिखी है, आपने केग होता है उनकी योग्यताएं लिखी है, आपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की योग्यताएं लिखी है, तो फिर इसको क्यों छोड़ा? इसकी भी आपको योग्यताएं वहाँ पर साथ में मेंशन करनी चाहिए थी। ये एक तो ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। एक और चीज़, सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर कोई रोक नहीं है। ये भी थोड़ा होना चाहिए भाई। दो प्रकार से आदमी नियंत्रित होता है। आप कहीं भी काम करो ना, आप या तो पैसे से डरोगे, आपके जो मालिक ऊपर जो आपको पैसे देने वाला होगा, जो आपको हटा सकने वाला होगा, उससे डरोगे। वो डर तो हमने महाभियोग प्रक्रिया में इनकी हटाने की प्रक्रिया डाल के कर दिया। मतलब हटाना आसान काम नहीं है, एक बार बना दिए फिर इनको हटाया नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल काम है। अब दूसरी उनके पास क्या हो सकता है, दूसरी वो ये सोच सकते हैं कि मान लो अभी कोई 55 साल का व्यक्ति को आपने चुनाव आयोग में भेज दिया, तो वो 61 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। अब वो यहाँ क्या सोचेगा, बोला 61 साल बाद में कहीं राज्यपाल बन जाए, जाके कहीं कुछ बन जाए। ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, मतलब कि सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर कोई रोक नहीं है। ये लूप होल है। कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि फला फला, ये ठीक कितना सच है कितना वो अलग चीज़ है। पॉलिटिकल आरोप लगते हैं, राजनीतिक दलों के लोग आरोप लगाते हैं कि ये फला फला व्यक्ति सरकार के पक्ष में झुका हुआ दिख रहा है। तो इसमें एक रीज़न बताते हैं कि इनको ऐसा लालच होता है कि अपने रिटायरमेंट के बाद एक और पद हम कहीं ना कहीं ले लेंगे, बढ़िया सरकार में कहीं ना कहीं हमको कुछ बना दिया जाएगा। तो ऐसी कोई उम्मीद के कारण कहते हैं कि ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि चुनाव आयोग के आयुक्त को सेवानिवृत्ति के बाद कहीं पर भी भारत में काम, कहीं किसी और पद के लायक उसे नहीं समझा जाए, घर जाके आराम। ताकि बेसीधी सी बात है, व्यक्ति की जब लालसाएँ रहती है ना, उसकी लालसा खत्म कर दो। चुनाव आयुक्त के व्यक्ति को कहीं पर भी पद मत दो, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बाध्यता है नहीं, ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब अगर ये लिखा आए चुनाव आयोग के आयुक्त सेवानिवृत्ति के बाद भारत में किसी अन्य पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं है, ये गलत सेंटेंस होगा। ऐसी कोई रोक नहीं है। आपको तो ये दोषों के अंदर मैंने पढ़ाया है, ध्यान रखना। चुनाव आयोग के आयुक्त कहीं और भी किसी और पद के लिए भी काम कर सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। होनी चाहिए, लेकिन अब नहीं है तो नहीं है, पर आपको MCQ के लिए याद रखनी है। काम और शक्तियाँ देख लो सर, क्या क्या काम है इनके। एक तो प्रशासकीय काम होता है, नो डाउट आपको याद है। एक सलाहकारी काम होता है, कैसा होता है भी बताएंगे। एक अर्ध न्यायिक होता है, मतलब अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। ये सत्य असत्य कथनों में सवाल बन करके आएगा, चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ही कथन दे देगा, चुनाव आयोग की प्रकृति अर्ध न्यायिक है। हाँ बिल्कुल सही है। कैसे होती है अर्ध न्यायिक? भाई न्यायिक का क्या मतलब है, जज की तरह काम करना, कि कोई फैसला लेना। जब भी किसी पार्टी के अंदर कोई लड़ाई होती है ना, उस लड़ाई को, उसका कोई निर्णय लेने का काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। जैसे अभी हाल ही में मामला हुआ, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये तीन याद रखो। प्रशासकीय, सलाहकारी और अर्धन्यायिक, 3 प्रकार के काम इसके होते हैं। तो कभी अर्धन्यायिक लिखा हुआ आ जाए तो घबरा मत जाना कि ये न्यायिक प्रकृति इसमें कहाँ से आ गई, होती है। चुनाव आयोग अर्धन्यायिक प्रकृति का भी है, सलाहकारी प्रकृति का भी है और प्रशासकीय प्रकृति का भी है। क्या क्या काम होते हैं वो देखो। पहला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव संपन्न कराता है। मतलब 4 प्रकार के चुनाव संपन्न करवाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्यों के विधानमंडल के चुनाव संपन्न करवाता है। संसद में 2 सदन होते हैं। लोकसभा के चुनाव भी कौन कराता है? यही कराता है। और आपके जो राज्यसभा के चुनाव है वो भी चुनाव आयोग ही कराता है। विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं। विधानमंडल एक पूरा नाम है, इसके 2 सदन हो जाएंगे, विधानसभा और विधान परिषद। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ भी चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है। अगला, संसद के परिसीमन अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। आप कौन से लोकसभा क्षेत्र में वोट डालेंगे, ठीक है, आप कौन से विधानसभा क्षेत्र में वोट डालेंगे, इसका निर्धारण भी कितने होंगे ये सब, ठीक है। कोई भी मान लो लोकसभा क्षेत्र तो कितने क्षेत्र में होगा, ये सब काम कौन करता है? चुनाव आयोग तय करता है, सरकारों को नहीं करने देता। समय समय पर मतदाता सूची तैयार करना, आपकी वोटर लिस्ट में जो आपका नाम आता है उसकी सूचियाँ जो तैयार करता है, ये भी चुनाव आयोग ही करता है। 2 प्रकार की होती है ना, सेंटर वाले चुनाव, जो आपके MLA के चुनाव के लिए तो कौन करता है?
ये वाला आयोग करता है। और जो आपके सरपंचों के चुनाव वाली सूची होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। अभी देखेंगे चुनाव का कार्यक्रम घोषित करना। यदि चुनाव का कार्यक्रम सरकार घोषित नहीं कर सकती, चुनाव का कार्यक्रम कौन घोषित करता है? किस तारीख को चुनाव होने हैं, किस तारीख को फॉर्म भरे जाएंगे, किस तारीख को आपकी मतगणना होगी, सारी डेट कौन घोषित करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। उपचुनाव होंगे उनकी भी करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। कोई राजनीतिक दल है उसको अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो उसे मान्यता देना। राष्ट्रीय दलों को मान्यता देना और उनको एक चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये काम भी किसका है? निर्वाचन आयोग का। चुनाव चिन्ह के संबंध में दो दलों के बीच विवाद का निपटारा करना। अब मान लो जैसे अभी हाल का मैं जो आपको बता रहा था अभी, चुनाव चिन्ह के संबंध में कोई, अब यहाँ आज का देखो यहाँ जो प्रवृत्ति हो रही है ना इसकी, ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्वाजी जुडिशियल, इसलिए बोलते हैं अर्धन्यायिक। अभी हाल ही में क्या हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी का नाम सुना आपने? लोजपा, रामविलास पासवान जी की पार्टी। रामविलास पासवान जी अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया कुछ दिन पहले। उनकी पार्टी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, और उनके बेटे हैं चिराग पासवान, ठीक है, और उनके भाई है पशुपति पासवान, पशुपति पारस कुछ नाम है उनका। तो अब उनके रामविलास जी के गुजर जाने के बाद चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई, मतलब उनके बीच में बात नहीं बनी। चाचा तो कह रहा है पार्टी का अध्यक्ष मैं हूँ, पार्टी मैं चलाऊंगा, पार्टी मेरे साथ है। भतीजा बोल रहे कि मेरे पिताजी की पार्टी है, मैं चलाऊंगा। तो दोनों के बीच अब क्या हो गई? तनातनी हो गई, ठीक है। अब इनके बीच सुलह कौन करे? कुछ समर्थक उनके पास है, कुछ समर्थक इनके पास है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये कर दी, दोनों के पास अपने अपने लोग हैं। तो ऐसा किसी पार्टी के अंदर जब ऐसा कोई मतभेद, ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बात किस पर अटकती है? चुनाव चिन्ह पर अटकती है। तो लोजपा का चुनाव चिन्ह क्या? बंगला है, झोंपड़ी टाइप बंगला होता है कैसे बनाया हुआ, वो उनका चुनाव चिन्ह है। अब लोजपा के चुनाव चिन्ह को चिराग पासवान कह रहे हैं हम रखेंगे, पशुपति पासवान कह रहे हैं हम रखेंगे। तो उनके बीच जो विवाद है, इस विवाद का अब निपटारा कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। और अभी हाल ही में एक दिन अखबार में 4-5 दिन पहले खबर आई थी कि उनके चुनाव चिन्ह को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया है और दोनों को कुछ अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए हैं। मुझे याद नहीं आ रही कौन से चुनाव चिन्ह उनको दिए हैं, एक को तो शायद कुछ ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन उन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिए हैं। उनके जो मंगला वाला चुनाव चिन्ह था उसको कुछ समय के लिए उन्होंने फ्रीज कर दिया, मतलब रोक लगा दी है, और वो जब उसका डिसीजन कर लेंगे तब किसी एक को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये विवाद हुआ ना। अब विवाद में यहाँ जज की तरह काम कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कर रहा है, इसलिए हम चुनाव आयोग को अर्धन्यायिक निकाय कहते हैं। तो चुनाव चिन्ह के संबंध में जब कोई विवाद होता है उसका समाधान भी कौन करता है? ये चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव हेतु आचार संहिता निर्मित करना, ठीक है। चुनाव कैसे किया जाएगा, कितने लोग इकट्ठे होंगे, कितने बजे तक आप प्रचार कर सकते हो, किन किन माध्यमों से, मतलब चुनाव करने के पूरे जो नियम कानून कायदे हैं उसे आचार संहिता कहते हैं। वो बनाता कौन है? चुनाव आयोग बनाता, सरकार नहीं बनाती, ठीक है। चुनाव संबंधी सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना। जैसे कोई व्यक्ति मान लो 25 साल का हुआ ही नहीं और कुछ गलत दस्तावेज़ लगा करके चुनाव लड़ लिया और जीत भी गया, अब उसको वापस हटाना है, तो इसकी सलाह, उसके बारे में छानबीन करने का काम किसको देगा? चुनाव आयोग को देगा। अगर किसी एमपी ने ऐसा किया है तो वहाँ पर कौन करेगा? वो राष्ट्रपति को सलाह दे देगा। और अगर किसी एमएलए ने ऐसा किया, गलत दस्तावेज लगाकर, गलत जाति प्रमाण पत्र लगाकर, कुछ भी गलत दस्तावेज लगाकर गलती से, ठीक है, कूटरचित दस्तावेजों से वो कुछ बन गया है तो उसे हटाने का वगैरह, उसकी जांच करने का काम कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। इसलिए भी इसे हम अर्धन्यायिक निकाय कहते हैं, ठीक है। चुनाव संपन्न करवाने हेतु राष्ट्रपति व राज्यपाल से कर्मचारियों की आवश्यकता को लेकर आग्रह करना। ये जो आपके चुनाव में ड्यूटियाँ तो फिर सरकारी अध्यापकों की लगती है, आप देखते हो ना, सरकारी टीचर्स को, गवर्नमेंट टीचर्स को चुनाव में ड्यूटी लगाते हैं, तो फिर ये तो सरकार के कर्मचारी हुए ना, तो यहाँ तो सरकार इनका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन गलत है। चुनाव आयोग क्या करता है? राज्यपाल से ऐसी पहले परमिशन लेता है कि आपकी सरकार में आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए कि हमें चुनाव संपन्न करवाने के लिए आपके कर्मचारियों की ज़रूरत है, तो वो कुछ दिनों के लिए जो है चुनाव की ड्यूटी के वक्त उनकी नौकरी छोड़ करके, मतलब डेपुटेशन टाइप आप कह सकते हो, कुछ समय के लिए चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं, समझ गए। तो जब भी कोई टीचर चुनाव कराने जाता है तो वो राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होता उस समय वो राज्य सरकार की बात नहीं मानता, उस समय वो बात किसकी मानता है? चुनाव आयोग की मानता है। चुनाव आयोग ही उसका बॉस उस समय होता है, क्लियर। तो ये सारे काम चुनाव आयोग के बने हुए हैं। अब देखो इसकी मुख्य संरचना देखो,
केंद्र स्तर पर जो अधिकारी होंगे 1+2 का हमें पता है। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया जो भी सुशील चंद्रा है, 2 आयुक्त हो गए, उसके साथ ही तो 1+2 का एक पूरा जो रहेगा केंद्र स्तर पर रहेगा। राज्य स्तर पर भी इनका अधिकारी होता है। यहाँ आप गलती करोगे। देखो, राज्य स्तर पर आपको अखबारों में कई बार 2 नाम सुनाई देते हैं। राज्य स्तर पर आपको अखबारों पर कई बार 2 नाम सुनाई देते हैं। एक तो आपको नाम सुनाई देता है राज्य निर्वाचन अधिकारी। क्या नाम सुनते हो? राज्य निर्वाचन अधिकारी। एक और आप नाम सुनते हो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। क्या नाम सुनते हो? राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। एक तो आप ये नाम सुनते हो और एक ये सुनते हो। यहां अंतर है। कभी सवाल पूछ लिया तो गलती हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं। राजस्थान में ये वाला अधिकारी है ना, निर्वाचन अधिकारी, ये अलग है। ये प्रवीण गुप्ता है। अभी राजस्थान में प्रवीण गुप्ता तो क्या है, राज्य निर्वाचन अधिकारी है, जो सेंटर वाले चुनाव आयोग का एक अधिकारी हर स्टेट में काम करता है। और यहाँ जो राज्य निर्वाचन आयोग अलग ही संस्था बनी हुई है जो पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाती है, जिसका अलग अनुच्छेद है, जो अलग अपने आप में एक अलग बॉडी है। ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है ना, ये अलग बना है। इसको संविधान में अलग ही जगह दे दी हमने। ठीक है, आर्टिकल 243 में, आगे जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे वहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, गलती कर दोगे। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, या राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। ठीक है, या फिर ये पूछे राजस्थान के राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो आप कहोगे प्रवीण गुप्ता। बात समझ में आई? दोनों को लिख लीजिए, यहाँ गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके नीचे आएगा जिला स्तर पर, तो वहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। अमूमन कलेक्टर ही होता है। जो हमारे डीएम साहब होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, वही जब चुनाव आते हैं उस समय वो हमारे जिले के निर्वाचन अधिकारी उनको नियुक्त कर दिया जाता है। उनका एक पद का नाम चेंज कर देते हैं चुनाव के समय। तो जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर होता है। ठीक है, और उप जिला निर्वाचन अधिकारी उपखंड पर आपके एसडीएम महोदय होते हैं। वहाँ आपके एसडीएम होते हैं। और जहाँ मतदान होता है उस मतदान पर जो पीओ होता है, पीठासीन अधिकारी उसे बोलते हैं। पीओ का नाम आपने बहुत सुना होगा चुनाव के समय। उसका सही नाम क्या है? पीठासीन अधिकारी। तो हर जगह आपने बनाया। सबसे छोटा केंद्र कौन सा है? मतदान। वहाँ पर जो अधिकारी होता है उसका नाम होता है पीठासीन अधिकारी। चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी? उसकी। उसके ऊपर उसका बड़ा अधिकारी कौन होता है? एसडीएम होता है। एसडीएम के ऊपर जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर के ऊपर कौन होता है? राज्य का निर्वाचन अधिकारी। और सबसे ऊपर कौन होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके 2 साथी। ये होती है संरचना। ये कुछ लूज हो गया इसका स्टैंड टिकने का। ये होती है इनकी संरचना चुनाव आयोग की। इसके बाद कुछ छोटी मोटी बातें देख लो। आर्टिकल 325 क्या बोलता है? 2400 चुनाव आयोग के बारे में बताता है। 25 क्या कहता है? जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जोड़ने से इनकार नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, धर्म के नाम पर उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, न ही कोई विशेष मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु दावा कर सकता है। ऐसा भी नहीं कि मैं वहाँ का हूँ तो यहाँ एक ही जगह आपका नाम जुड़ सकता है। क्लियर? 326 क्या बोलता है? वयस्क मताधिकार के बारे में बात करता है। ठीक है, किंतु अनिवासी भारतीय और मानसिक रूप से पागल व्यक्ति जेल में कैद है, उसको मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार की बात आपका अनुच्छेद 326 करता है। 327 निर्वाचन के संबंध में उपबंध कर लिए। आप छोड़ो, इनको जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये हम इतना देख चुके हैं। अब कुछ दलों की स्थिति है, ये अगली क्लास में करेंगे। इनका अलग चैप्टर है। आपके राष्ट्रीय दलों में जो आपके राजनीतिक दल है उनका एक चैप्टर है, उसमें हम ये बात कर सकते हैं। ये हमारा चुनाव आयोग का चैप्टर यहाँ पर क्लियर होता है। चुनाव आयोग को हमने इस तरीके से पढ़ा है। क्लियर? अगली क्लास में और एक टॉपिक करेंगे। संवैधानिक पद हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, उन सभी को कंप्लीट करते जाएंगे। ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।